चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नितिन कैरियर क्लासेस पर। डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनडीए एग्जाम 2020 जो हाल ही में 6 सितंबर 2020 को हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, इस एग्जाम में जो फिजिक्स का पोर्शन रहा है, जो फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को आज हम अपनी इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं फिजिक्स के टोटल क्वेश्चंस को। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे पास जो बुकलेट सीरीज है वो है ए, बुकलेट सीरीज ए है। बुकलेट सीरीज ए में डियर फ्रेंड्स जो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 51। फिजिक्स का जो पहला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स वो है 51, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 फिजिक्स से ही पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में डियर फ्रेंड्स पूछा गया है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर तथा फोकस दूरी कैपिटल एफ में सही संबंध क्या है। तो डियर फ्रेंड्स पूछा गया है कि किसी भी मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ दोनों में रिलेशन क्या होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा। R इक्वल टू 2F, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दोनों में जो रिलेशन होता है डियर फ्रेंड्स वो होता है R इक्वल टू 2F। जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी R इक्वल टू 2F। दूसरा क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स फिजिक्स से जो पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 भी फिजिक्स सब्जेक्ट से ही पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कांच के गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने रियल जो आकार है उसका वास्तविक आकार है उससे बड़ा दिखाई देता है, ऐसा किस कारण होता है। तो डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई भी एक गिलास है कांच का, उसमें पानी भरा हुआ है और उस पानी के अंदर एक नींबू डाल दिया गया है, तो वो नींबू अपना वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ये प्रकाश की किस घटना के कारण संभव है। तो डियर फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। तो डियर फ्रेंड्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डियर फ्रेंड्स तीसरा जो क्वेश्चन है फिजिक्स से पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 53। प्रैक्टिस सेट एक ही बात कर रहा हूं भाई मैं। क्वेश्चन नंबर 53 फिजिक्स से ही पूछा गया है और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इसमें पूछा जा रहा है कि ह्यूमन आई जो होती है उसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो वो कौन से पार्ट से करता है। तो ह्यूमन आई का कौन सा पार्ट है जहां से लाइट एंट्री करती है ह्यूमन आई में। तो डियर फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया इसका राइट आंसर होगा। डियर फ्रेंड्स कॉर्निया से ही मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 भी वही फिजिक्स से ही है, फिजिक्स सब्जेक्ट का ही है। और क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है जिसने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए पहली बार कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। तो डियर फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन इन्होंने सबसे पहले सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा भाई। नेक्स्ट जो फिजिक्स का क्वेश्चन है वो है 55, क्वेश्चन नंबर 55।
क्वेश्चन नंबर 55 भी फिजिक्स सब्जेक्ट से ही पूछा गया है। और डियर फ्रेंड्स, इसमें पूछा जा रहा है कि एक औद्योगिक रेफ्रिजरेटर या प्रशीतक जो 10 घंटे प्रतिदिन 30 दिनों के लिए कार्य करने पर 5 किलोवाट आवर शक्ति का उपयोग करता है, इसको चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य कितना देना होगा, जबकि प्रति किलोवाट आवर ऊर्जा का खर्च 4 रुपए है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था क्लास में कि जब भी यूनिट की संख्या निकालनी हो, जब भी यूनिट की संख्या निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है वॉट इंटू आवर, वॉट इंटू आवर, वॉट इंटू आवर अपॉन 1000, वॉट गुणा घंटे अपॉन 1000। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ दे रखा है 5 किलोवाट और 10 घंटे पर डे यूज किया जा रहा है अपॉन 1000, ठीक है ना। और डियर फ्रेंड्स, ये वॉट है और हमारे पास जो 5 दिया गया है वो किलोवाट, तो इसको भी वॉट बनाएंगे। 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई होगा, 10 टू द पावर 3 से कैंसिल, कितना आ गया 50 यूनिट, कितना आ गया भाई 50 यूनिट, 50 यूनिट शक्ति पर डे खर्च होगी। तो 30 दिन में कितनी होगी, 30 का मल्टीप्लाई करिए 1500 यूनिट, 1500 यूनिट, एक महीने में 1500 यूनिट और एक यूनिट का खर्च दे रखा है 4 रुपए। तो डियर फ्रेंड्स, 4 का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 6000 रुपए, 6000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 6000 रुपए ऊर्जा का मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिजिक्स से है वो है क्वेश्चन नंबर 56। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो 4 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। दूसरा ऑप्शन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्लोज इंटरवल में या क्लोज कर्व में होती हैं, एकदम राइट आंसर है। तीसरा स्टेटमेंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ओपन कर्व होती हैं, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग स्टेटमेंट। डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 56 का करेक्ट होगा, क्योंकि इसने पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट जो सी में दे रखा है क्या, कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो खुले वक्र के रूप में होती हैं। जी बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बंद कर्व के रूप में होती हैं, बंद वक्र के रूप में होती हैं। तो यहाँ जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा वो सी ऑप्शन वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 56 का एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो फिजिक्स का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो फिजिक्स का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो डियर फ्रेंड्स, 60 का क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए, चैडविक ने ही न्यूट्रॉन की खोज की थी। डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन है वो है 61। ये पूछ रहा है कि किसी तत्व का परमाणु भार या किसी तत्व का परमाणु सांद्रता एटॉमिक मास निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होता है। तो डियर फ्रेंड्स, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एटॉमिक मास किन किन के योगफल के बराबर होता है। तो डियर फ्रेंड्स, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल योग के बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल योग के बराबर होता है। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिजिक्स का दिया है, तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का, नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 फिजिक्स सब्जेक्ट से ही है। पूछा जा रहा है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है वो क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, मैंने आपको क्लास में बताया था इस बात को। ये क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है।
तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी प्रकीर्णन राइट आंसर होगा भाई इसका। क्वेश्चन नंबर 72 का सही जवाब होगा प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी। सभी स्टूडेंट टिक करें, जल्दी से टिक करें भाई, जल्दी से टिक करें सभी, जल्दी से टिक करें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिजिक्स का। इसके बाद प्रैक्टिस सेट ए में, प्रैक्टिस सेट ए में जो फिजिक्स का अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो है डियर स्टूडेंट 72, वो है 72 क्वेश्चन, 72 हो गया, 73 एक लेंस की क्षमता, एक लेंस की क्षमता दे रखी है भाई, एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर, तो पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट लेंस अवतल है, जी बिल्कुल है, चूंकि क्षमता पॉजिटिव है, जो पावर ऑफ लेंस है वो पॉजिटिव साइन के साथ ली गई है। तो डियर स्टूडेंट्स पहला स्टेटमेंट रॉन्ग, अवतल तो लेंस होगा ही नहीं, लेंस कौन सा होगा, उत्तल होगा। और डियर स्टूडेंट्स उत्तल लेंस होगा और इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, फोकल लेंथ कितनी होगी 1/p 1/2 0.5 मीटर, फोकल लेंथ कितनी होगी 0.5। तो डियर स्टूडेंट्स लेंस उत्तल होगा, फोकल लेंथ 0.5 मीटर होगी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। 73 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है फिजिक्स का, नेक्स्ट जो फिजिक्स का क्वेश्चन है वो है 80। तो डियर स्टूडेंट्स 80 में पूछा गया है कि एक क्वार्टज है उसका अपवर्तनांक, एक क्वार्टज का अपवर्तनांक म्यू क्यू, क्वार्टज का अपवर्तनांक 1.46 और दूसरा एक नीलम का अपवर्तनांक म्यू एस ये दे रखा है 1.77। पूछा जा रहा है कि इनकी चालों में क्या संबंध होगा, इनकी चालों में क्या संबंध होगा। इसकी चाल BQ से प्रेजेंट की गई है, इसकी चाल VS से प्रेजेंट की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स चालों में रिलेशन, इनकी स्पीड में रिलेशन क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो म्यू होता है वो वेलोसिटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल तो होता है। दैट मींस जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसकी चाल कम होगी। तो यहाँ देखिए जरा अपवर्तनांक किसका ज्यादा, म्यू एस, अपवर्तनांक किसका ज्यादा, नीलम का ज्यादा, सफायर का ज्यादा, अपवर्तनांक किसका ज्यादा, अपवर्तनांक ज्यादा सफायर का। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ अपवर्तनांक किसका कम, क्वार्टज का कम, क्वार्टज का कम। तो किसका अपवर्तनांक कम, उसका चाल ज्यादा, जिसका अपवर्तनांक कम उसका चाल ज्यादा। तो BQ इज ग्रेटर देन BS, BQ इज ग्रेटर देन BS। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है इसका, BQ इज ग्रेटर देन BS। चाल किसकी ज्यादा होगी, क्वार्टज की होगी, क्यों, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिजिक्स का दिया है वो है 81, फिजिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन 81। इसमें पूछा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की स्थिति में यदि किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस से और ध्रुव P के बीच में रखा गया है तो प्रतिबिंब के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स अवतल दर्पण मैंने आपको बताया था, अवतल दर्पण ये वाली कंडीशन, अवतल दर्पण की ये वाली कंडीशन मैंने आपको क्लास में बताई हुई है। यहाँ इसका प्रिंसिपल फोकस, यहाँ इसका पोल, वस्तु को यहाँ रखा जा रहा है, ध्रुव P और फोकस F के बीच में, वस्तु को F और P के बीच में रखा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी इमेज बनेगी दूसरे साइड में, आभासी सीधा बड़ा, आभासी सीधा बड़ा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग स्टेटमेंट है, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बिल्कुल गलत बात। प्रतिबिंब अनंत पर जब बनता है जब वस्तु F पर रखी हो। तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन। तो गलत कथन कौन सा होगा, सी वाला होगा, सी वाला गलत कथन होगा। प्रतिबिंब अनंत पर नहीं बनेगा और ये कह रहा है प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो कौन सा रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम गलत है भाई। 82 फिजिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन 82 में पूछा जा रहा है कि एक वैद्युत बल्ब में बल्ब का जो तंतु होता है किस धातु को बना होता है। वेरी इजी, टंगस्टन,
टंगस्टन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 में एक डायग्राम बनाया हुआ है। 83 में एक डायग्राम इस टाइप से बनाया है। 83 में एक डायग्राम इस तरीके से आपको बना के दिया है इसने, ठीक है ना। इस तरीके से ये दे रखा है बैटरी में 12 वोल्ट का विभवांतर, 100 मिली एम्पियर की धारा, और ये वैल्यू आर और ये वैल्यू आर, इस तरीके से डायग्राम दिया है। और डियर स्टूडेंट्स इसमें पूछ रहा है टोटल आर कितना होगा। टोटल आर इसके लिए निकालोगे तो डियर स्टूडेंट्स आर इक्वल टू होता है बी अपॉन आई, आर इक्वल टू होता है बी अपॉन आई ओम के नियम से। यहाँ आर प्लस आर दोनों पैरेलल हैं, समांतर क्रम में हैं, तो यहाँ से आर आर जोड़ेंगे 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 2 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 2 अपॉन आर, दैट मींस r/2, r की वैल्यू r/2, r की वैल्यू r/2 और v की वैल्यू 12 वोल्ट, v की वैल्यू 12 वोल्ट, i का मान 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर से एम्पियर बनाओ, 10 पे का -3 का बनाओ, 2 जीरो से 2 जीरो कम, एक 10 बचेगा, 10 ऊपर जाएगा, r/2 ऊपर 120 हो जाएगा, नीचे 1। डियर फ्रेंड्स आर की वैल्यू आ जाएगी 240, 240 ओम, 240 ओम करेक्ट आंसर होगा 83 का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए फिजिक्स के और क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इस प्रैक्टिस सेट में फिजिक्स के और कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखेंगे 83 के बाद। 83 के बाद फिजिक्स का जो अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डियर स्टूडेंट्स 84 फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। 4 ऑप्शन है, ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है। पहला वाला जूल बिल्कुल ऊर्जा का मात्रक होता है, दूसरा वॉट इनटू आवर ऊर्जा का ही मात्रक होता है, तीसरा न्यूटन इनटू मीटर ये भी ऊर्जा का मात्रक है, चौथा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रॉन्ग आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये ऊर्जा का मात्रक नहीं होगा। और वो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये ऊर्जा का मात्रक नहीं होगा। डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट जो फिजिक्स का क्वेश्चन है सेट में, वो है 89 फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि दो उपग्रह जिनकी गति कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो उनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं। त्रिज्याएं r1 की वैल्यू r और r2 की वैल्यू 4r। त्रिज्याएं r1 की वैल्यू r, r2 की वैल्यू 4r, t1/t2। आवर्त काल में संबंध क्या होगा। टाइम पीरियड का रिलेशन पूछा जा रहा है, टाइम पीरियड का रेशियो पूछा जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स केपलर का प्रतिनियम कहता है t स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r3। तो t1/t2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा r1/r2 का होल क्यूब, r1 की वैल्यू r, r2 की वैल्यू 4r इसका होल क्यूब। r से r कैंसिल बट 1/4 का क्यूब 1/64 और यहाँ से ये वर्ग लेंगे, t1/t2 की वैल्यू निकालोगे तो इसका वर्गमूल t1/t2 1/64 का वर्गमूल 1/8, t1/t2 की वैल्यू 1/8। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 भी फिजिक्स से ही है। एक धात्विक तार जिसका प्रतिरोध 20 ओम, एक तार दे रखा है, एक वायर को दे रखा है, इसका 20 ओम दे रखा है प्रतिरोध, और पूछ रहा है कि लंबाई को इसको 2 बराबर लंबाई में 2 हिस्सों में काटा गया है और उसके बाद हिस्सों को समांतर क्रम में, तो इसे 10-10 ओम के 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया है या काट दिया गया है, और इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट 2/10 1/5 1/r। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 ओम, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 5 ओम।
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 90 क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर सी 5 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई फिजिक्स का वो है 92। नेक्स्ट जो फिजिक्स का क्वेश्चन है वो है 92। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? तो ह्यूमन आई का वो पार्ट जहाँ इमेज बनता है, इमेज फॉर्म होता है। तो डियर स्टूडेंट्स 92 क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर सी रेटिना, ऑप्शन नंबर सी रेटिना, रेटिना करेक्ट आंसर होगा। मानव नेत्र में जहां इमेज बनता है वो वाला पार्ट इमेज, वो वाला पार्ट रेटिना कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। नीचे दिए गए चित्र पर विचार करना, एक फिगर दिया हुआ है और इसमें जो प्रोटॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री कर रहा है, लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो पूछ रहा है कि प्रोटॉन पर कार्य करने वाला बल उसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर इनटू द पेज, इनटू द पेज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो फिजिक्स का क्वेश्चन है वो 94 फिजिक्स का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो डियर स्टूडेंट्स इसमें 4 ऑप्शन है। प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि धीमी चाल से आगे बढ़ती है, राइट स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात। दूसरा स्टेटमेंट ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, बिल्कुल गलत बात। ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ नहीं होती, ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ नहीं होती, ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, ट्रांजर नहीं होती। तो डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी वाला जो स्टेटमेंट है वो एकदम गलत है, ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें नहीं होती हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 में दिया हुआ है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो धारा की स्थिति क्या होती है? जब शॉर्ट सर्किट होता है तो परिपथ में धारा की स्थिति क्या होती है? तो डियर फ्रेंड्स याद रखना, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उस कंडीशन में धारा पर्याप्त रूप से बढ़ती है, धारा पर्याप्त रूप से बढ़ती है, धारा पर्याप्त रूप से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। धारा पर्याप्त रूप से बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो फिजिक्स का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स वो है 99 फिजिक्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट 99 एक किसी द्रव को कांच के एक बीकर में रखा गया है, कि कोई द्रव कांच के एक बीकर में रखा गया है, कोई भी द्रव कांच के एक बीकर में रखा गया है। तो इस पर जो प्रेशर कार्य करता है, इस पर जो दाब कार्य करता है, तो ये पूछ रहा है कि जो दाब है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है? 4 स्टेटमेंट हैं, कौन सा सही है? 4 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा स्टेटमेंट राइट है ये बताना है। तो डियर फ्रेंड्स इस कंडीशन में जो द्रव दाब है वो इक्वल टू होता है रो जी एच, रो जी एच, रो जी एच। पी की जो वैल्यू होती है रो जी एच, रो डेंसिटी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एच हाइट किसकी? द्रव स्तंभ की। तो डियर फ्रेंड्स पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो है दाब बीकर के आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल नहीं करता, क्षेत्रफल की कोई बात नहीं हो रही है। दूसरी बात, दाब द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, दाब ऊंचाई पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। किसका? 99 का। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। दाब ऊंचाई पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 100। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 100 क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि तरंगों के आगे बढ़ने के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन है। पहला, ध्वनि तरंगें पानी से होकर गुजर सकती हैं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। दूसरा है ध्वनि तरंगें हवा से होकर गुजर सकती हैं, एकदम करेक्ट आंसर। तीसरा स्टेटमेंट है ध्वनि तरंगें स्टील से होकर के गुजर सकती हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा स्टेटमेंट है ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, बिल्कुल गलत बात। ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर नहीं गुजरती, ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर नहीं गुजरती। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है, निर्वात से होकर ध्वनि तरंगें नहीं गुजरेंगी। ध्वनि तरंगें चलने के लिए आवश्यकता होती है माध्यम की, किसकी? माध्यम की, मीडियम की। तो ध्वनि तरंगों के लिए निर्वात की आवश्यकता नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं भाई फिजिक्स का और कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद फिजिक्स का और कोई क्वेश्चन इस सीट में नहीं है। इस सेट में फिजिक्स से केवल इतने ही क्वेश्चन दिए गए हैं।
आई थिंक 24 से 25। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया हो और लगा हो कि आपको जो सॉल्यूशन मिल रहा है एकदम सही तरीके से सटीक बताया जा रहा है, चीजें बहुत अच्छे से बताई गई हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचा दें। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।